So I'll start now. My name is Dr. Kohe Safa, and I have secured All India rank 763 in UPSC Civil Services Examination 2025. So, a little bit about myself. I will first address my journey. Then मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारी कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे स्पेसिफिक तो वो हम एड्रेस कर लेंगे. तो सबसे पहले रिगार्डिंग माय बैकग्राउंड, I belong from Jammu city in Jammu and Kashmir. I was born and brought up here. Then I did my education from Jammu only. उसके बाद मैंने 2018 में I passed my 12th grade, and that same year I cracked NEET and AIMS. Yes, so I was saying that I did my MBBS from AIMS Bhopal और फिर मैंने 2024 में I graduated from there, and since then I've been preparing for UPSC Civil Services Examination, and this was my second attempt. First attempt मेरा 2024 में ही था, just after I graduated. I had not studied much, so I did not clear prelims. Next attempt, then the whole year I prepared 2024 ka, and then I gave prelims in 2025 और फिर मेंस भी हो गया, and then interview as well. So अगर मैं बात करूँ मेरी, I think this is my whole journey. अगर मैं बात करूँ मेरा पूरा जो स्ट्रैटेजी थी तो आई कैन गाइड यू रिगार्डिंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दैट आई हैव जॉइंड. आई विल ट्रांसपेरेंटली टेल यू. सो फर्स्ट माय फाउंडेशन वो आई डिड फ्रॉम अन अकेडमी. उनके ऑनलाइन कोर्सेज थे, वहीं से मैंने किया था. एंड सेकेंडली जो मेरा प्रीलिम से पहले था, एंड देन वी हैव मॉक टेस्ट्स एंड ऑल, मेंस का सारा प्रिपरेशन दैट आई डिड फ्रॉम अंडरस्टैंड यूपीएससी अंडर द गाइडेंस ऑफ सत्यम जैन सर. So these are the two coaching institutes that I was associated with, and it was only online. बाकी मॉक इंटरव्यूज़ के टाइम मैंने काफ़ी सारे कोचिंग में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उनसे मेरा थोड़ा बहुत एसोसिएशन उस तरह से था. बाकी इफ़ वी थिंक अबाउट प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में सबसे पहले इफ़ यू गाइज वांट टू नो माय बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड एवरीथिंग, सो आई विल जस्ट टेल यू माय बुक लिस्ट. First of all, regarding my book list for UPSC, for prelims as well as mains, overall foundation के लिए, polity के लिए I followed Lakshmikant. Then for history, I had followed some notes of coaching institutes, but last में prelims के लिए I followed Lucent's जनरल नॉलेज, एंशियंट और मिडीवियल हिस्ट्री के लिए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फॉलो किया था. देन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आई फॉलोड सम नोट्स गिवन बाय अन अकेडमी, और जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी. देन इकोनॉमिक्स के लिए आई फॉलोड द नोट्स बाय मृणाल सर. और जोग्राफी के लिए आई मेनली रिलाइड ऑन 11th और 12th का जो NCERT हमारा रहता है जोग्राफी का, तो वही मेरा बेस मटेरियल था, उससे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे. तो ये मोर ओवर मेरा यही रहा था. इसके अलावा इफ़ आई जस्ट सी एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक ऑल्सो आई डिड फ्रॉम कोचिंग नोट्स ओनली. ठीक है. तो दिस इज़ माई मेजर बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स. मेंस के लिए आई मोस्टली फॉलोड, जैसे अंडरस्टैंड यूपीएससी ने अपने नोट्स दिए थे, या फिर जो मेरा कुछ अन अकेडमी के नोट्स थे उनसे ही मैंने मेंस का फॉलो किया था. तो देयर वाज नो बुक एज सच. उसके अलावा रिगार्डिंग द प्रीलिम स्ट्रैटेजी, so first of all I think your foundation needs to be very very good. At least आपने अच्छे से ये जो 3 to 4 सब्जेक्ट्स हैं कोर, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए. एंड यू शुड हैव रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. और आपको बहुत ज़्यादा PYQs का प्रैक्टिस करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी. क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या आता है, वो सब हमें जब अच्छे से पता चलेगा. सो जब जब तक हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स की कोर नॉलेज नहीं होगी, देन वी वोंट बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स आई थिंक. तो सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. एटलीस्ट गिव, आई वुड से एटलीस्ट गिव 3 to 4 months टू दीज कोर सब्जेक्ट्स. रिवाइज करो उनको मल्टीपल टाइम्स, ओनली देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट. और जब आपके ये कोर सब्जेक्ट्स हो जाएं, देन यू मूव ऑन टू द लेटर सब्जेक्ट्स जो आपकी मेंस का प्रिपरेशन रहता है. जैसे कि हमारी हिस्ट्री में थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस रहता है. आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज ओनली 1 to 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बट स्टिल उसको थोड़ा एक बेसिक लेवल पर प्रिपेयर होना चाहिए. सोसाइटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जोग्राफी मोस्टली आपके प्रीलिम्स से ही कवर हो जाता है.
देन यू हैव दिस एथिक्स का बहुत अच्छा हमें अच्छे से कवर करना है. सो एथिक्स, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड, बट दे शुड बी कवर्ड ओनली आफ्टर यू हैव बेसिक फाउंडेशन. या आई विल टेल टॉपिक वाइज, आई विल टेल अबाउट मेन सेपरेटली. अभी मैं प्रीलिम्स का बात कर रही हूँ मोस्टली. तो प्रीलिम्स का ये मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी, सोर्सेज बता दिए. देन वी हैव करंट अफेयर्स का भी मैं आपको प्रीलिम स्पेसिफिक बता देती हूँ. दैट आई यूज टू स्टडी वन न्यूज़पेपर डेली. I used to read. It took me around 2 hours throughout my preparation of 1 year. एंड लेटर प्रीलिम्स जब पास आने लगा तो मैंने जो ईयरली मैगजीन्स होती है उनको फॉलो किया. वो भी मैंने शायद 1 या 2 बार बस पढ़े होंगे. तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा रोल है करंट अफेयर्स का इन प्रीलिम्स पर से, क्योंकि करंट अफेयर इज़ वेरी लार्ज, वेरी वास्ट. तो आपको पता होना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक. बट इवन इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर बेसिक मेन सोर्सेज, तो मतलब जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक नॉलेज अगर आपका अच्छा है तो यू कैन क्लियर प्रीलिम्स विद दैट. करंट अफेयर इज जस्ट अ चेरी ऑन द टॉप. या आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस लेटर ऑन. एक बार मैं अपना पूरा बता दूंगी जो जो मैंने सोच के आई हूँ. देन आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस. उसके बाद सेकेंडली प्रीलिम्स का जो एग्जाम में स्ट्रैटेजी रहता है सॉल्व करने का, आई थिंक उसमें भी बहुत है. आई फॉलोड MCQ एप्टीट्यूड सीरीज बाय सत्यम जैन सर ओनली, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी. आई स्कोर्ड अराउंड 102 marks in prelims this year, which was well above the cutoff. And earlier I had scored around 72 something marks in the last attempt, which I had not given with full preparation. So there is a lot of jump in my marks, mainly due to these MCQ aptitude, better revisions and things like that. तो प्रीलिम्स में एग्जाम में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको, आई थिंक जो आज का कट ऑफ्स जिस तरह से बन रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हायर कट ऑफ्स. तो आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग द सिचुएशन. और उसमें आई वुड से 85 प्लस इज़ अ गुड स्वीट स्पॉट. बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन यू. किसी का एक्यूरेसी अच्छा होता है, किसी का मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कोई कोई ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आई वोंट गिव अ स्पेसिफिक नंबर, बट आप अपने हिसाब से थोड़ा सा हायर साइड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो दैट वुड बी बेटर. बाकी पेपर में अटेम्प्टेशन स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक दैट कि आप एक बार पूरा पेपर देखिए, उसमें जो आपको डेफिनेटली आते हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए. और फिर भी जो क्वेश्चंस छूट जाते हैं विच यू डोंट नो, तो उन पर भी थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा के, कुछ मैड वगैरह लगा के, जो भी आपको मतलब जितना भी आपके पास नॉलेज हो, जो भी आपको थोड़ा सा भी अगर हिंट आ रहा है या कुछ भी 50-50 भी है, देन ऑल्सो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. नेगेटिव मार्किंग इज देयर, बट nowadays the cutoffs are very high, so you should take some risk in prelims at least. तो ये पूरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी हो गया. आई टोल्ड यू द बुक लिस्ट, प्रिपरेशन वही आई विल टेल यू, वही मतलब कोर्स सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग, और थोड़ा सा माइंड में एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड MCQ एप्टीट्यूड, जो कि आपको PYQ से प्रैक्टिस होगा. यू विल नो व्हाट आर द ट्रैप्स, यू विल नो हाउ UPSC फ्रेम्स क्वेश्चंस, तो उनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए. बाकी मॉक टेस्ट पे आते हैं तो आई थिंक थोड़ा जब आप स्टार्ट करें तो सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, बट वो उतने ज़्यादा आपके उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, बिकॉज दे आर वेरी डीपली आस्क्ड क्वेश्चंस. बट मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए. आई थिंक अराउंड 7 to 8 या वीकली आप मॉक टेस्ट दे दो प्रीलिम से 2 महीने पहले, तो दैट इज़ गुड इनफ. आपका चाहे रिवाइज नहीं हुआ है सब कुछ, फिर भी यू शुड स्टार्ट विद मॉक टेस्ट. अदर देन दैट जो हमारा प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट हो गया, अदर देन दैट जो CSAT रहता है उसके लिए भी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गुड प्रिपरेशन आई वुड से. जैसे मेरा भी साइंस बैकग्राउंड था पहले, तो मैथ्स मैंने 10th तक ही पढ़ा था, बट आई वॉज ओके विद मैथ्स. और जो आपका मैथ्स वगैरह सब कुछ रहता है उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स के लिए आई वुड से कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए. उसमें आप देखो कि आपको कितना आपका क्या लेवल है, आर यू एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. अगर आपसे नहीं हो रहा है देन यू कैन मे बी टेक अ कोर्स ऑनलाइन, या यूट्यूब पे काफ़ी कोर्सेज होते हैं फ्री में, यू कैन वॉच देम. अपने कुछ नोट्स बना सकते हो आपके किस तरह से आपको सॉल्व करना है मैथ्स के क्वेश्चंस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के. A very important thing in English comprehension that I found out, it's like a trick. Maybe it will work for someone, it will work for not, but I found it helpful for myself कि English comprehension में भी थोड़ा सा MCQ aptitude लगता है. Like once just go through the question, go through the जो भी हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे MCQs होते हैं, 4 ऑप्शंस, just go through them first. Don't read the passage, just go through them, and you will automatically see that उनमें कुछ जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ही बिजार होते हैं, वो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स टेक्निकली
रॉन्ग। यूपीएससी बोलता है कि मेरे पैसेज को देख के देन यू सी द आंसर्स, बट यूपीएससी करेक्ट पैसेजेस ही देगा ना, दे वोंट गिव यू लाइक कुछ उल्टा तो नहीं देंगे, दे वोंट गिव यू बिजार थिंग्स। तो कुछ ऑप्शंस आर लाइक डायरेक्टली वेरी इनकरेक्ट जस्ट बाय सीइंग देम ऑन देयर ओन, तो उनको तभी एलिमिनेट कर सकते हो। और उसके बाद जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे देन यू विल बी मोर then you will be better able to see what is the main option or what is the correct option, क्योंकि passages बहुत tricky होते हैं, उनमें दो options में तो बहुत ज़्यादा confusion होता है। So उसमें भी थोड़ा सा MCQ aptitude आपको use करके you will have to see which option fits best। बाकी जो वो रहता है हमारा सी सैट का जो मैथ्स पोर्शन रहता है उसमें तो आई वुड से प्रैक्टिस, ऐसे का भी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका भी प्रैक्टिस, एंड जो मैथ्स है रीजनिंग है उसका भी प्रैक्टिस। एटलीस्ट फ्रॉम 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2013-14 के ऑनवर्ड्स आप करते चलिए उसका 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, रोज 1 घंटा बैठो एटलीस्ट, अब क्योंकि प्रीलिम्स इज कमिंग क्लोज, सो यू शुड सिट फॉर 1 आवर एंड प्रैक्टिस इट। तभी, क्योंकि और कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, अपने थोड़े नोट्स बना लो एंड देन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस सी सैट। सो इन एग्जाम ऑल्सो सी सैट स्ट्रैटेजी में मेरा ये रहता था, आई वुड फर्स्ट सॉल्व द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आई वुड एटलीस्ट सॉल्व, आई थिंक मैं 1-2 छोड़ती थी ज़्यादा जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट मोस्टली आई वुड solve all the English comprehension, and I got around 105 marks in my previous attempt in CSAT, and this year also I got 100 marks in CSAT, so CSAT was good I think। अगर आपका strategy रहता है आप English comprehension सारे solve करते हो, मैथ्स में भी आपका बेसिक लेवल है, एक 10th तक का ही मैथ्स मुझे भी आता था, इवन आई डिड नो permutation combination या probability बहुत हाई लेवल का, बट उसमें भी आई कुड स्कोर डिसेंट मार्क्स जस्ट बाय फाइंडिंग आउट द क्वेश्चंस जो आपको लगे कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैथ सी सैट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट क्वेश्चंस फॉर यू जो इजी रहते हैं और आप टाइम में, कितने कम टाइम में उन सबको सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी आई थिंक कम से कम 45 अबव थोड़ा टारगेट करना चाहिए टू स्कोर लाइक डिसेंट मार्क्स। ये सब हो गया। Then I think we should go on to mains now. This was my prelims overall. If you have any specific doubts, then we'll consider it after the session ends. Mains में सबसे पहले just a second. हाँ, तो मेंस के लिए आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एसए, GS1, GS2, GS3, GS4। तो सबसे पहले मैं एसए से स्टार्ट करती हूँ। एसए के लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा एसेज लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ एसए। तो ऐसे में व्हाट आई यूज टू डू, क्योंकि मैं ये अंडरस्टैंड यूपीएससी के कोर्स के साथ ही जुड़ी हुई थी फॉर एसए ऑल्सो, तो आई स्टडीड एवरीथिंग, आई लाइक लर्नड ऑल थिंग्स फ्रॉम देयर। तो ऐसे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक आप लिख सकते हो। ट्राई टू पिक अ ब्रॉडर टॉपिक, और उसमें आपको जितने सारे उसके एस्पेक्ट्स बना सकते हो, जितने सारे आप उसके डायमेंशंस बना सकते हो, दैट इज़ गुड। तो ऐसे में आपको वो जो टॉपिक है उसको हर एंगल से लिखना है, उसके सब एंगल्स एक्सप्लोर करने हैं। उसमें आप जो पहले चलती थी लाइक हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, आप उनको हर एक एंगल एक्सप्लोर करो, बट दैट इज़ अ वेरी नैरो थिंग टू अप्रोच अ एसे। वो भी एक है, बट मेन थिंग इज दैट यू नीड टू अप्रोच द एसे फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यूज। जो भी एसे का है उसको आप क्वेश्चंस पूछो, उससे आप पता करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस बार इफ आई रिमेंबर देयर वाज एन एसे रिगार्डिंग contentment is a luxury, while something on those lines, while artificial poverty जो हमारा रहता है satisfaction and all, उस सब पे था। तो just understand the डिमांड ऑफ द एसे, कि पहले आप थोड़ा कंटेंटमेंट बताओ कि कंटेंटमेंट क्यों लग्जरी है, और जो हमारी नीड्स हैं, हमारे वांट्स हैं, वो क्यों आर्टिफिशियल पावर्टी है। तो थोड़ा उस पे जाओ, वो क्यों है, क्या है, हाउ, व्हाट, व्हाई, जस्ट एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। तो उससे आपका ऐसे काफ़ी होलिस्टिक बन जाएगा। एंड ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स, ट्राई टू स्टार्ट योर ऐसे विद एनेक्डोट्स। उसमें आप अच्छी स्पीचेस जो हुई हैं, जैसे आई यूज टू कोट मार्टिन लूथर किंग की एक ऐसे में मैंने मॉक टेस्ट में आई रिमेंबर आई कोटेड हिज स्पीच जो उनकी रही थी। देन वी हैव अ लॉट ऑफ गुड स्पीचेस एंड ऑल, तो वो सब आप कोट कर सकते हो। आप अच्छे पोएम्स का एक बना सकते हो। वो सब चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फॉर्डर फॉर ऐसे, और फिर आप जब उनको लर्न कर लोगे देन यू कैन जस्ट पुट इन एंड ट्राई टू हैव सम यूनिक एनेक्डोट्स। तो जो आपके, जैसे आपने कहीं सुना होगा, जैसे मेरा मेडिकल से रिलेटेड था, तो आई हैड सम मेडिकल रिलेटेड जो कुछ फिजिशियंस थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवरी किया हो साइंस रिलेटेड, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इन योर ऐसे, दैट विल मेक इट यूनिक।
तो दिस इज़ ओवरऑल फॉर एसे। अगर किसी को कुछ बहुत ज़्यादा अलग चीज़ पूछनी है, आई ऑल्सो हैव अपलोडेड ऑल माई एसे GS1, GS2 and GS4 as well as my medical science optional mock test copies on my Telegram channel. So you can see it from there as well. बाकी GS1 पे आए तो इट्स हिस्ट्री जोग्राफी एंड सोसाइटी मेनली। तो हिस्ट्री में आई थिंक आपका जो आर्ट एंड कल्चर रहता है और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री आर ऑल्सो देयर, बट उसका यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। तो इसमें भी आपको एक बेसिक लेवल का जो आपने प्रीलिम्स में जैसे पढ़ाई की थी, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, उसी को आप रिवाइज करो एंड देन यू जस्ट सी द मॉक आंसर, मॉक टेस्ट जो आपको मिल रहे हैं या फिर जो PYQs हैं उन पे आप जाओ और PYQs को प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ लॉट ऑफ कोचिंग्स एंड ऑल प्रोवाइड द मटीरियल, सो जस्ट टेक हेल्प ऑफ दोज, या कोई मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करें, टेक हेल्प ऑफ दोज एंड बिल्ड योर ओन नोट्स फॉर दैट। GS1 में आई थिंक ज्योग्राफी में तो इट्स टोटली द प्रीलिम्स स्टफ दैट इज रिक्वायर्ड, बाकी कुछ भी नहीं है। For society, I wrote, I think as per me, I used to write good answers for society. तो उसके लिए I think a lot of data facts, आपका जो committees होती हैं, a lot of examples, all these things are very important इन सोसाइटी। उसमें जो आप न्यूज़पेपर में इन जनरल जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो रोज़मर्रा में, तो ट्राई टू पुट दोज एज एग्जाम्पल्स इन योर सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ सोशल मीडिया का आ गया, देन वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस कि वुमेन को सोशल मीडिया पे कैसे हरास किया जा रहा है, या रिसेंटली देयर वाज दिस गाजियाबाद इंसिडेंट जिसमें कुछ गर्ल्स ने सुसाइड कर लिया था ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल्सो ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ करंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग, जो करंट केसेस आप पढ़ रहे हो न्यूज़ में या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू एड those things that will that will seem like you're a very updated person, आपको पता है क्या चल रहा है, and you're able to use those things in your answers, तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। देन अदर देन दैट सोसाइटी में तो आई थिंक आपको थोड़े नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए, नॉट ऑफ द कीवर्ड्स एंड ऑल दीज एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। बाकी आंसर राइटिंग में इन जनरल जो मैं फॉलो करती थी थ्रू आउट ऑल पेपर्स इज दैट आई यूज टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड आई मेड श्योर दैट आई राइट एग्जाम्पल्स विद एवरी पॉइंट। कुछ भी एग्जाम्पल डालती ही थी, वेरी शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स बट विद एग्जाम्पल्स। आई डिडंट एक्सप्लेन मच, मैंने सारे पेपर्स में ऐसा ही किए। आई डिड नॉट यूज टू एक्सप्लेन मच, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में लॉट ऑफ पॉइंट्स, एंड ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन इन टू सम पार्ट्स, ताकि आप एक पार्ट में आप थोड़ा 4-5 पॉइंट्स लिख दो, एक पार्ट में 4-5 पॉइंट्स, सो दैट वे यू आर easily able to write 10 points and 10 marker, 15 points and 15 marker. In 15 marker you can also give a way forward, या कुछ अलग थोड़ा नेगेटिव, शायद आपको बस एक ही तरफ का पूछे, you can also give a little bit of negative points and then a way forward as well. तो in 15 marker if you have space you can do that. तो मोस्टली GS1 की स्ट्रैटेजी रही है मेरी। फॉर GS2 ऑल्सो आई मेड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड नोट्स बनाए थे मैंने जस्ट फॉर पॉलिटी, जिसमें सारे केस लॉज, टॉपिक वाइज सारे केस लॉज हो गए रिलेटिंग टू फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स टू एवरीथिंग, सबके मैंने नोट्स बनाए थे। देन कमिटी रिकमेंडेशंस जो रहते हैं, हमारे आर्टिकल्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट, तो मेन तो लक्ष्मीकांत ही है, बट देन यू कैन यूज़ द मॉडल आंसर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके, या फिर कोचिंग से जो भी मटीरियल मिल रहा है उसके, यू कैन यूज़ द मॉडल आंसर्स एंड मटीरियल टू like have a deeper knowledge about the topic. उसमें भी I would say current affairs और इन सब का बहुत ज़्यादा रोल है to give a value addition in your answers. Then for governance, I think it's not a big of a deal. उसमें 4-5 topics आपको पहचानने हैं. What are the main topics that are asked in governance? जैसे e-governance पे काफ़ी पूछा जाता है. Then there's like a lot of topics. तो उन पे सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट की क्या है, देन आपको गवर्नेंस में बाकी थोड़ा इन जनरल जो गवर्नेंस के होते हैं, सिविल सर्विसेज का क्या रोल रहता है, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, एंड देन यू कैन टैकल दोज। अदर देन दैट जो NGOs का होता है, सिविल सर्विसेज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ट्रस्ट्स होते हैं, उन सब पे भी इफ़ यू जस्ट प्रिपेयर 1 पेज, उनके नाम याद कर लोगे कुछ के, देन यू कैन ईजिली ऐड दोज इन योर आंसर एंड विल मेक इट अ गुड आंसर। तो गवर्नेंस का यही रहा। सोशल जस्टिस इज जस्ट लाइक सोसाइटी, आई फील यू कैन हैव इट कंबाइंड, आप पढ़ सकते हो उसके लिए। सो इट इज़ जस्ट द सेम लाइक सोसाइटी। बाकी उसमें थोड़ा सा आप जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है उस पर देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो उसका आप पहले से ही नोट्स प्रिपेयर करके उसमें जो भी न्यू चीज़ें हैं, न्यू डाटा है, वो सब लिख के रखो। देन यू कैन, जो भी डिमांड है क्वेश्चन की उसके आप पॉइंट्स बनाओगे और उसमें जो भी आपने डाटा या कुछ भी आपने जो एग्जाम्पल्स लर्न किए, देन यू कैन जस्ट पुट इन दोज।
नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग ऑल्सो, बिकॉज उसमें मोस्टली आई स्टडीड द करंट अफेयर्स ज़्यादा किया था मैंने, बट इट वाज आल्सो होलिस्टिकली हर एक कंट्री के साथ, जो मेजर कंट्रीज है, मेजर पावर के साथ क्या रिलेशंस है, उनमें कुछ करंट क्या हुआ. सो आई गॉट नोट्स फ्रॉम द कोचिंग ओनली, और उन्होंने पूरा नोट्स प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट्स, और फिर उस कंट्री से रिलेटेड सारे रिलेशंस, पॉजिटिव क्या है रिलेशंस में, नेगेटिव क्या है रिलेशंस में, एंड देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. और कुछ एक अच्छा लाइन यू कैन यूज, जैसे इन कंक्लूजन आई यूज टू यूज थिंग्स, जैसे अगर कोई भी ईस्ट एशिया कंट्री है तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कोई हमारे इंडियन ओशन रीजन में है तो सागर डॉक्ट्राइन यूज़ कर लिया, कोई हमारा वेस्ट एशिया है तो इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी. तो things like these you can use, yeah, neighborhood first policy. So just use these keywords in international relation for conclusion, introduction में तो नहीं, I used to use them in conclusion, और बीच में भी आप यूज़ कर सकते हो, they are good enough. इस टाइप से आप इंटरनेशनल रिलेशंस को टैकल कर सकते हो. ऑल्सो शुड हैव नोट्स फॉर द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी जैसे यूएन हो गया, देन वी हैव बीम्स्टेक एंड ऑल दीज मेजर कन्वेंशंस ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ. This was mostly GS2. Then regarding GS3, आई थिंक इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी बिग थिंग. इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, उसका मैं साथ बताऊंगी. एग्रीकल्चर हैज़ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे इरिगेशन से रिलेटेड आता है, देन यू हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग, या क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वेरियस क्रॉप्स. तो ऐसे बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं. जस्ट गो थ्रू द PYQs एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टॉपिक्स. सो हैव प्रॉपर नोट्स मेड ऑन देम. इस बार भी आई रिमेंबर फिर से इरिगेशन एंड ऑल इस सबसे आया. तो यूज अ लॉट ऑफ स्कीम्स एंड थिंग्स लाइक दिस इन योर आंसर. दिस इज गोज फॉर सोसाइटी एज वेल एंड इकोनॉमी. जोग्राफी में तो नहीं, बट लाइक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एवरीवेयर. जैसे अगर वाटर इरिगेशन से रिलेटेड, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर घर जल योजना, देन वी हैव अ लॉट ऑफ एक्विफर, जो एक्विफर का वो कर रहे हैं हम, रिस्टोरेशंस कर रहे हैं. तो यूज़ अ लॉट ऑफ दीज गवर्नमेंट स्कीम्स इन योर आंसर, स्पेशली इन ऑल दीज थिंग्स. जो हमारा सोशल जस्टिस है, सोसाइटी है, ये सब चीज़ों में आपको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली वे फॉरवर्ड में. दिस विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट दैट यू शुड एटलीस्ट. और ये सब स्कीम्स आप जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल लर्न ऑल दीज स्कीम्स. और जो करंट अगर कोई न्यू स्कीम्स आ रही हैं, देन ऑल्सो एट दोज. सो इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट. बाकी इकोनॉमिक्स में आई थिंक आपका बेसिक इकोनॉमिक के कंसेप्ट्स होने चाहिए, और उसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं. जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे आता है क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आता है क्वेश्चन कि क्यों पीछे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आता है. तो दे आर आई थिंक फ्यू टॉपिक्स जिनको आप अगर आइडेंटिफाई करोगे एंड यू हैव सम पेजेस मेड ऑन देम, कुछ नोट्स आपके बन जाएंगे, देन यू कैन ईजिली टैकल दोज. बाकी इकोनॉमिक सर्वे इज अ वेरी गुड पेपर. आई डू नॉट हैव द चांस टू रीड इट, बट आई लेटर सॉ दैट इट वॉज वेरी यूजफुल, बिकॉज बहुत सारे थीम्स इकोनॉमिक सर्वे से they are picking up and asking in questions. So that is also very good thing to go about it. अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, उसके थीम्स आपको पता है, then you can go through that and you can easily answer the questions. बाकी साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट आई पर्सनली फेल्ट वर नॉट डिड नॉट गिव मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. उसके लिए आई वुड से दैट इट्स बेटर दैट यू जस्ट रिवाइज योर प्रीलिम्स मटेरियल, और उसमें आपको जितना हो सके थोड़ा करंट अफेयर्स से उससे रिलेटेड रखो. जैसे आजकल कोई भी न्यू स्कीम है, सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी चल रहा है, तो दे आस्क्ड ऑन सेमीकंडक्टर दैट टाइम. तो ऐसे आपको जो करंट थीम्स हैं, थीम्स नॉट द करंट न्यूज़ बट लाइक द करंट थीम्स, उनका प्लस जो आपका प्रीलिम्स के नोट्स हैं. फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वी स्टडी स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, IT. तो इन सब पे आपके जो भी नोट्स होंगे, जस्ट गो थ्रू देम. एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे इट्स वेरी इमर्जिंग, अभी बहुत सारे हमारा शांति बिला है एंड एवरीथिंग. सो इट विल बिकम अ हॉट टॉपिक एंड इट कैन कम इन जनरल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे. तो थिंग्स आर लाइक दिस. एनवायरनमेंट पे भी कोई न्यू कन्वेंशन है, कॉप हो गया, उस पर पूछ सकते हैं. तो यू नीड टू हैव योर प्रीलिम्स नोट्स से जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो एंड जस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग अ फ्यू आंसर्स. बाकी करंट अफेयर का थोड़ा इसमें रोल रहता है. इंटरनल सिक्योरिटी हैज़ अ वेरी गुड, आई थिंक इट्स हैज़ अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरनल सिक्योरिटी में आई वुड से कि अच्छे से जस्ट रीड नॉर्थ ईस्ट. आप नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भी पढ़ रहे हो, आप ना JNK का इंसर्जेंसी जो है, खालिस्तान मूवमेंट, देन नक्सलिज्म, एवरीथिंग. जस्ट हैव नोट्स प्रिपेयर्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स. मेरी टाइम सिक्योरिटी पे, बाकी साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इमर्जिंग फील्ड, उस पर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दीज ईयर्स. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, ऐसे देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स.
बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट दे आर लिमिटेड टॉपिक्स। उन पे अगर आपका सबका नोट्स प्रिपेयर होगा और यू हैव मटीरियल, देन यू कैन ईजिली टैकल दोज। जैसे इस बार भी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे आया था, सो वट आई डिड, आई ड्रू अ मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हर स्टेट का, एंड आई एक्चुअली रोड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे उल्फा असम में, यू हैव NSCN इन नागालैंड, यू हैव बोडोलैंड जो है बोडो का, KDFB in Assam. So there are a lot of organizations, particular जो terrorist organizations है, insurgent organization I would say, in all the different states of North East. तो उन सबके आपको नाम पता होने चाहिए, उनके full form, short form at least पता होना चाहिए कि which organization is functioning in which state. ऐसे JNK में क्या क्या है, नक्सलिज्म में CPIM, माओइस्ट, अभी रिसेंटली women carriers को बहुत ज़्यादा आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा सरेंडर करवाया है, lot of state have become नक्सल free. So all these current topics will go on. मेरी टाइम में there's a lot of drug smuggling and everything, organized crime बहुत हो रहा है, arms smuggling, drug smuggling. तो इन सब चीज़ों पे आपके अगर notes prepare हो and you know a little bit of data, a little bit of facts which you can put as examples in your answer, so that will give a very good impact. And I would also say that in answer writing, always draw maps. अच्छे से मैप्स ड्रॉ करो, लाइक ट्राई टू ड्रॉ सम डायग्राम्स, मैप्स जितना हो सके, स्पेशली इन दीज हिस्ट्री का क्वेश्चंस हो गया, जोग्राफी का क्वेश्चंस हो गया, हमारे इसमें भी हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन में आप थोड़ा वर्ल्ड में वो रीजन बता दो जहाँ जहाँ हुआ, जहाँ का मैप ड्रॉ कर सकते हो. तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ वैल्यू एडिंग, सो यू कैन ऑलवेज डू दिस apart from your answer, so it will have a good impact. GS3 is mostly this. Then GS4 पे आते हैं. It is a very important paper. So GS3 में GS4 जो है उसमें आई वुड से दिस टू पार्ट्स. एक तो आपका जनरल जो पार्ट रहता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं, देन दे आर केस स्टडीज. तो पहले मैं क्वेश्चंस को टैकल करना चाहूँगी. तो क्वेश्चंस में आई वुड से यू नीड टू हैव सम गुड इंट्रोडक्शन. कंक्लूजन आप बना दो. कंक्लूजन तो ठीक है, वही बना सकते हो. इंट्रोडक्शन में थोड़ा डेफिनेशन दे सकते हो या कुछ करंट इवेंट से लिंक करना. दैट इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. ऑल द पेपर्स कुछ भी जैसे इवन आई यूज टू लिंक हिस्ट्री क्वेश्चंस टू द करंट इवेंट्स. जैसे कोई बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आया तो बोल दो कि अभी रिसेंटली दिस बीन द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ था, या इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया तो जो हमारी राखी गढ़ी का भी रिसेंटली एक्सकवेशन हुआ है, या फिर लोथल में मेरी टाइम म्यूजियम बन रहा है. तो जस्ट ट्राई टू ऐड सम करंट लिंकेज as introduction and wherever there is a scope, so it will have a very good impact. जितना current link करोगे आप questions में, अपने introductions में, उतना अच्छा रहेगा. तो एथिक्स में भी आई यूज टू डू, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस प्रेशर या इस टाइप का क्वेश्चन हो गया तो यू कैन ट्राई कि अभी जैसे एना सेबेस्टियन का केस हुआ था, दैट शी सुसाइडेड अंडर एक्सट्रीम वर्क प्रेशर, या फिर अभी इंडिगो का चल रहा था, दैट पायलट्स वर अंडर एक्सट्रीम वर्क प्रेशर, तो वो FDTL नॉर्म्स आए थे. तो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू लाइक get this habit. जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, then only you'll be able to link the current news and add them to your answer. And when you do that, that will make your answers actually look unique. क्योंकि कितना भी कोचिंग का मटेरियल ले लो या कुछ भी ले लो, you will not find everything there, और वो सबका कॉमन होता है. So this is a very good thing to add current things in your answer. बाकी जो हमारा वो रहता है, ये हमारा GS4 में आई वुड से, और जो भी डिमांड है क्वेश्चन का, ट्राई टू एड्रेस दैट, ट्राई टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. एंड इवन इन GS4 आई रोट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स उसके साथ मैंने सबके साथ ऐड किए थे. ट्राई टू लर्न एग्जांपल्स, कोई माइथोलॉजी के या फिर जो हमारे कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल से एग्जांपल्स हो गए, गांधी जी एंड ऑल दैट, दोज आर वेरी जेनरिक बट स्टिल यू कैन ऐड. और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स के हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें यू कैन ऑलवेज ऐड दो सिविल सर्वेंट्स, या कोई जैसे हमारे जो भी फॉर एग्जांपल मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, या फिर जो स्पेस मिशन में थे, एवरीथिंग, इसरो के जो थे पुराने साइंटिस्ट थे, यू कैन ऑलवेज ऐड ऑल दोज थिंग्स एंड एग्जाम्पल, दे लुक वेरी गुड. बाकी जो हमारी केस स्टडीज़ रहती हैं, केस स्टडीज़ में आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल केस स्टडीज़ में भी इट्स वेरी गुड अगर आप केस स्टडी आइडेंटिफाई कर पाओ दैट इट्स लिंक्ड टू सम रीसेंट इवेंट. जैसे इस बार जो एक केस स्टडी आई थी रिगार्डिंग नेचुरल डिजास्टर, क्लाउड बर्स्ट हो गया था, आप DM हो एंड देन व्हाट विल यू डू. सो आई लिंक दैट दिस इज अ केस स्टडी. जैसे हमारा हिमाचल में या जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंट क्लाउड बर्स्ट हुए थे, तो दिस इज अ केस स्टडी सिमिलर टू दैट. फिर वहाँ पे कुछ बॉर्डर के एरियाज़ का, देयर वाज द लास्ट केस स्टडी कि बॉर्डर से कुछ लोग इलीगली माइग्रेट हो रहे हैं, एंड देन देयर इज सम बॉर्डर सिक्योरिटी. सो यू कैन ऑलवेज से दैट देयर इज कांस्टेंट बॉर्डर इश्यूज, और जो हमारा इलीगली माइग्रेशन है बॉर्डर से इन बांग्लादेश या म्यांमार का. सो ट्राई टू लिंक दोज एज वेल विद सम करंट टॉपिक्स इन द इंट्रोडक्शन.
बाकी जो आपका बॉडी है उसमें इट्स आई थिंक जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करना चाहिए स्टेक होल्डर्स। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ पेजेस। अगर नहीं है तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन है, उनमें से आप देख सकते हो। अगर 2-3 ही क्वेश्चन पूछे यू कैन ऑलवेज ऐड स्टेक होल्डर्स। फिर आपको जो भी है उसका प्रोज एंड कॉन्स, जस्ट ट्राई टू ऐड अ लॉट ऑफ एथिकल कीवर्ड्स। जो भी आप एथिक्स में जो चीज़ें पढ़ते हो उनको केस स्टडी में अप्लाई करने की कोशिश करो। ट्राई टू लिंक इट, जैसे स्लिपरी स्लोप हो गया या फिर होली नेक्स अनहोली नेक्सस, थिंग्स लाइक दिस। जो भी कीवर्ड्स हैं ट्राई टू ऐड दोज इन द आंसर्स। जब आप ये सब करोगे एंड पेपर, नॉट अ जेनरिक पेपर, जस्ट ऐसे ये सब आप लिखोगे, देन ऑलवेज ट्राई टू ऐड सम सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एंड एथिक्स में ऑलवेज ट्राई टू लाइक थिंक वेरी इन फ्रॉम कॉमन सेंस कि क्या हो सकता है। लाइक कॉमन सेंस से जो चीज़ आए, डोंट एवर ट्राई टू टेक अ वेरी मतलब ऐसा नहीं आपने करना है कि आप कुछ हार्श अप्रोच ले रहे हो या आप कुछ गलत ही अप्रोच ले रहे हो, बिकॉज दैट विल टोटली ruin योर पेपर। थोड़ा सा आपको जो भी कॉमन सेंस यूज करके आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल जो इस बार एथिक्स का केस स्टडी आया था क्लास, दैट सम पीपल आर इलीगली माइग्रेटिंग एंड देन देयर आर सम पीपल हु हैव आर्म्स विद देम, बट देन देयर आर सम अदर पीपल हु आर वुंडेड एंड दे आर ब्लीडिंग। तो आप उनको, आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो आप उनको कैसे, क्या आपका अप्रोच रहेगा? तो यू कैन नॉट जस्ट से दैट वील जस्ट लाइक वील नॉट लेट देम इन एंड they'll be bleeding, they are dead, क्योंकि वो आपकी तरफ आ चुके हैं। सो द राइट अप्रोच वाज टू एक्चुअली कंटेन ऑल दोज पीपल। उनको आप बंद करोगे इन द लाइक लॉकअप एंड ऑल, यू विल अरेस्ट देम whoever have illegally migrated, and the people who are bleeding, women and children थे who are bleeding, you actually provide them some medical treatment there itself, और फिर आप उनसे investigate करोगे और maybe take them to the hospital and investigate. So you need to have like a approach कि कैसे solve करना है। This is like we always say middle path लेते हैं हम केस स्टडीज में। समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्सट्रीम अप्रोच, बट हमेशा कॉमन सेंस यूज करके यू नीड टू लाइक हैव द आंसर ऑफ केस स्टडीज। इसके अलावा केस स्टडीज़ में आई टू एज आई टोल्ड यू सब कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं। देन जो लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, ट्राई टू राइट सबसे पहले थोड़ा अभी इमीडिएटली क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, तो ट्राई टू डू इट दैट वे। सो या आई थिंक दिस इज द मेन थिंग। GS4 का मोस्टली इसमें आपका हो जाएगा। देन वी गो ऑन टू ऑप्शनल। सो माई ऑप्शनल वॉज मेडिकल साइंस, सो आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माई ऑप्शनल बिकॉज इट वॉज अ वेरी वास्ट थिंग। तो ऑप्शनल, a lot of people were asking me like how to decide the optional. So if there is a person from science background या जिनका medical background है, for them I would say कि anthropology is a good optional and medical science is also doing good these days. But medical science का ये है कि there's a lot of मतलब काफ़ी vast है, but anthropology also has a lot of things to do. It's not like it's very short. अगर आप anthropology जैसा optional choose कर रहे हैं, तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो द सिलेबस। उस पर आपको कोई नोट्स मिल गया, आप कोई कोचिंग ले रहे हो, यू शुड गो थ्रू दैट, सब कुछ करो एंड देन एक्चुअली सिट डाउन एंड गो थ्रू द एक्चुअल बुक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का जो बुक्स रहते हैं स्टैंडर्ड, आई डोंट नो द नेम्स एग्जैक्टली, बट जो भी बुक्स रहते हैं उनमें आप जाओ, उनमें आप केस स्टडीज देखो, उनमें आप जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है ट्राई टू फाइंड आउट दैम। लाइक यू नीड टू वर्क अ लॉट। खुद से आपको मेहनत करके यू नीड टू फाइंड आउट दीज थिंग्स टू मेक योर आंसर्स यूनिक, बिकॉज देन योर आंसर्स विल बी वेरी जेनरिक। और जब तक आप ये केस स्टडीज लिंक करके, एग्जाम्पल्स लिंक करके, डायग्राम्स ड्रॉ करके ये सब नहीं करेंगे, देन इट वोंट फेच यू मार्क्स। बाकी मेडिकल साइंस में आई वुड से इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन मेडिकल साइंस, क्योंकि आपका वही आपके ऑलरेडी जो बुक्स होती हैं उनमें एग्जाम्पल्स, उनमें आपके डायग्राम्स होते हैं, एवरीथिंग इज देयर एंड इट्स अ साइंस ऑप्शनल, टेक्निकल ऑप्शनल, तो नॉट मच आंसर राइटिंग एज सच इज नीडेड। बट ये है कि आपको डायग्राम्स का प्रैक्टिस होना चाहिए। यू नीड टू राइट सम मॉक टेस्ट टू नो के कैसा लिखना है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्पेस। आपको 10 मार्क्स में 2 पेजेस में ही लिखना है एवरीथिंग। और थोड़ा सा जैसे दिस अप्रोच फॉर आई थिंक द फर्स्ट पेपर एंड द सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आई वुड से इट्स मोस्टली लाइक हाउ वी राइट इन आवर प्रॉफ्स, बट यू जस्ट हैव टू कंडेंस द इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। उतने में ही ड्रॉ डायग्राम्स, ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, यूज ऑल these things to enhance your answers. मतलब डायग्राम्स आर अ मस्ट इन मेडिकल साइंस, दे आर नॉन नेगोशिएबल। आपके अगर आंसर्स फर्स्ट पेपर में भी हैं तो उनमें बायोकेमिस्ट्री, इनाटमी में तो आई गेस हर एक पेज में आपका डायग्राम होना चाहिए। फिजियो में भी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ डायग्राम इन एवरीथिंग।
डायग्राम नहीं है तो कुछ फ्लो चार्ट बना लो। बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ तो फ्लो चार्ट या कुछ आपने ऐड करना ही है। सो इट इज़ नॉन डायग्राम्स आर नॉन नेगोशिएबल। पैथो माइक्रो एवरीथिंग एवरीवेयर इन पैथो ड्रॉ एक्चुअल HND प्रॉपर हिस्टोपैथ के डायग्राम्स बनाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे एंड देन प्रॉपर अपना जो मतलब जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप देखो, उसी सीक्वेंस में आंसर करो। Yeah, that's I think more or less the thing for paper one and paper two में थोड़ा सा आपको clinical side है तो you need to have a थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, कुछ डिजीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो या फिर आप थोड़े डीडीज दे दो। देन इवन इफ यू मेक अ डायग्नोसिस तो उस डायग्नोसिस को थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए गिव 2 to 3 पॉइंट्स। इन सबसे आपका अच्छा एक पूरा बन जाएगा, लाइक कि कैसे आप अप्रोच कर रहे हो पूरा। ट्राई टू ऐड एग्जामिनेशन पॉइंट, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन वगैरह जो भी रहते हैं इन द डिजीजेज इन द क्वेश्चंस जहाँ पे स्कोप रहेगा। एंड ऑल्सो ट्राई टू ऐड डायग्राम्स, इसमें भी डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ट्रीटमेंट और ऑल उसका आप फ्लो चार्ट्स में बना सकते हो, जैसे मेडिसिन में दिस लॉट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, पीडियाट्रिक्स में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ट्राई टू राइट देम इन दैट मैनर, इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट। So this is more or less I think my optional answer writing। और ऑप्शनल के जो बुक्स हैं, आई वुड से बुक्स में फॉर माई सोर्सेज आई यूज्ड फॉर माई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स आई यूज्ड माई स्टैंडर्ड बुक्स। एनाटमी के नोट्स आई मेड माई सेल्फ फ्रॉम BD चौरसिया एंड विश्राम सिंह। बाकी physiology, biochemistry, I have mentioned the sources in my Telegram channel, you can go through that. And for like the standard books I refer to them for first and second year। बाकी जो फाइनल ईयर है उसके लिए क्लिनिकल के लिए आई यूज्ड मैरो के मैंने नोट्स यूज़ किए थे कुछ सब्जेक्ट्स में, एंड कुछ सब्जेक्ट्स में दिस एप्लीकेशन UPSC मेडिको फॉर UPSC मेडिकल साइंस ऑप्शनल ओनली, सो उनका मैंने यूज़ किया था कंटेंट, एंड मॉक टेस्ट भी मैंने उनसे ही दिए थे। So yeah, that's more or less everything about prelims and mains. So now I think I'll just go just a second. Yeah, so now if you have any questions particularly, I'll like to address those. If anything has already been addressed, I'll not address them, but बाकी मैं आपके questions address कर देती हूँ। So you guys can start asking questions now, and it would be better if you have proper, if there are specific questions which I have not addressed yet. Ma'am, I'm 29 years. Can I start UPSC preparation? I belong to OBC category. Please suggest me. Yes, you can start. I don't know the exact age limitation, but if you give 1 to 2 years properly to UPSC, you can do it nicely. Ma'am, how can I improve my essay? Already writing, but can't improve too much. Try to see what is wrong with your essay. Try to get it evaluated by someone. तो जो भी उनका feedback रहेगा उसको incorporate करो अपने essay में. Like get proper feedback from good mock test institutes. तो उनसे आपको समझ आएगा। खुद अपने ऐसे को बाद में आप व्हेन यू राइट योर ऐसे देन जस्ट रीड इट योरसेल्फ, आपको खुद समझ आएगा दैट देयर क्या चीज़ अजीब लग रही है पढ़ने में, क्या चीज़ अच्छी लग रही है पढ़ने में। ट्राई टू राइट सम एनेक्डोट्स, जैसे मैंने सब बताया एनेक्डोट्स एंड ऑल, और गुड एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज। Ma'am, my attempt is in 2028. What should I do? I continue my online coaching. I've taken PW Online Foundation batch GS plus optional. Go for self-study as now I'm in computer application graduation. I think if you've taken coaching, you should complete it. एक बार उसको complete कर लो coaching को, लेकिन fast complete करो. Just try to थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो and then do self-study. Coaching does not mean that, this is very important. Once you see a video of coaching, उसके बाद उस चीज़ को आप पढ़ो, और बस एक दो बार वीडियो देखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। यू शुड डू सेल्फ स्टडी, बार बार रिविजन्स करो, देन ओनली इट विल बी इफेक्टिव। द वीडियोज़ दैट आर गिवन बाय कोचिंग आर जस्ट टू हैव योर फर्स्ट रीडिंग ईजियर, और जितना हो सके उनके नोट्स से बेटर आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली फॉर द फाउंडेशन एंड प्रीलिम्स। बाकी मेंस के टाइम यू कैन गो ऑन फॉर द कोचिंग नोट्स, जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं उनका। या मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी के फैक्ट्स याद कर रखने में दिक्कत हो रही है, आर्टिकल्स और केस और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जस्ट राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई टू रिवाइज देम। देयर इज नो ऑप्शन, जितना आप उसको रिवाइज करोगे बार बार देन ओनली इट विल हेल्प, यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट। इसका तो कुछ नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन, स्टिक इट समवेयर एंड जस्ट रिवाइज इट। मैम व्हेन टू स्टार्ट नोट्स मेकिंग? आई थिंक नोट्स मेकिंग प्रीलिम्स के लिए इफ़ यू आर वांटिंग तो फाउंडेशन के साथ ही कर सकते हैं। इफ़ यू आर ओके विद द स्टैंडर्ड बुक्स देन यू कैन
डायरेक्टली यूज देम. मेंस के लिए आई फील अगर आपका प्रीलिम्स का हो गया, फाउंडेशन हो गया अच्छे से, देन यू कैन स्टार्ट विद लाइक प्रॉपरली स्टडिंग फॉर मेंस एंड नोट मेकिंग साइड बाय साइड. बाकी बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, अगर वो मैंने भी नहीं बना पाई थी, बट बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट नोट्स आपको बनाने, दैट विल आई थिंक मोस्टली हैपन बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस. बट आप खुद के पहले से थोड़े नोट्स बना सकते हो. Is it possible to clear mains if notes are not prepared before prelims? It is possible if you get like a good course और उसमें आप थोड़ा उसको पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो and you can actually memorize in a faster way, then it is possible. But at least आंसर राइटिंग का थोड़ा सा अगर आपको practice हो, then you can do good. Yeah, so my Telegram channel, I'll just tell you the name. So my Telegram channel is Dr. Kohe Safa. Doctor, and you can search on Doctor underscore Kohe Safa. It is, I've shared everything there. जैसे कि डिटेल तो याद हो जाती है, बट मैम फैक्ट्स याद नहीं होते. बहुत से फैक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट में. देयर इज नो ऑप्शन, यू जस्ट नीड टू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, तभी फैक्ट्स याद होंगे. ट्राई टू हैव सम निमोनिक्स, कुछ उसका स्टोरीज बना लो अपने माइंड में, ट्राई टू रिमेंबर देम. Build interest on studies, please. How to develop or build interest on studies? That is for you to have what is your goal. If you really want to like achieve a goal, really want to do UPSC, then in आपको खुद ही interest आ जाएगा studies में. There's no option. If you do not have interest in your studies, तो then you will have to think कि आपको करना है नहीं करना है. Depends on you. How to make notes from mains. In fact, I couldn't make notes, but at least अगर आप notes नहीं बना पा रहे हो, if you are just in that time of prelims and mains and you don't have any notes, try to at least make notes. जैसे पॉलिटी में मैंने बताया केस लॉज के नोट्स बना लो, आर्टिकल्स के, कमिटी रिकमेंडेशन के, एग्जाम्पल्स के, वो सब नोट्स बना लो. सोसाइटी में बना लो एग्जाम्पल्स के, टॉपिक वाइज नोट्स बना लो. एटलीस्ट उतना बना लोगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड. उसके अलावा आप जो कोचिंग या कोई भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट, बट इतने नोट्स या PYQs ही कर लोगे प्लस नोट्स पढ़ लोगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ. Is it important to read all NCERT books? I don't think it's very important. 6 to 10 में 11 12th पढ़ लो if you have basic understanding थोड़ा सा. PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं. येस, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. PYQs प्रीलिम्स में भी आई टोल्ड यू कि गो थ्रू द PYQs टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ UPSC अच्छे से. और CSAT में तो है ही, मैंने PYQ ही बोला आपको प्रैक्टिस करने के लिए. एंड इन मेन्स ऑल्सो जस्ट डू आंसर राइटिंग फ्रॉम PYQs ओनली. जो भी PYQs हैं उनके थीम्स रिपीट होते हैं, नॉट द PYQ इटसेल्फ. तो PYQ से यू विल अंडरस्टैंड व्हाट थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड, एंड जब आप उस पर आंसर भी लिखोगे तो यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट दोज आंसर्स इन द मेन एग्जाम. मैम आई एम अ नीट एस्पिरेंट ड्रॉपर स्टूडेंट. मैं बहुत ही डिमोटिवेट हूँ, कैसे करूँ मैम? फॉर नीट एस्पिरेंट्स आई विल से कि आपको देख लेना चाहिए. आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि व्हाट मार्क्स आर यू गेटिंग, अगर आपको लग रहा है कि अभी फिर से देकर फ़ायदा है, दैट यू कैन इम्प्रूव दोज मार्क्स, बिकॉज नीट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टिल डूएबल, बट फिजिक्स केमिस्ट्री नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क. तो अगर आपको लग रहा है उसमें आपका थोड़ा डेवलप हो चुका है कैलिबर, देन यू कैन गो फॉर इट. अदरवाइज इफ यू थिंक दैट अ लॉट ऑफ ईयर्स आर वेस्टेड, you cannot like you will not be able to crack NEET, then maybe you can think about some other things. There's a lot of graduation options now, so you can think about something else. टाइम टेबल डेली बेसिस में कितने सब्जेक्ट एक दिन में करते थे आप? टाइम टेबल डेली बेसिस पे आई यूज्ड टू स्टडी आई थिंक अराउंड 6 to 7 hours max during my normal preparation. Prelims से पहले I think I went to 8 to 9 hours, and mains में I think 10 hours was my average, और कभी कभी 12-13 hours भी चला जाता था, but 10-11 hours was my average time. 11 to 12 hours was my average, because तब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. टाइम टेबल वही है कि उठना है, देन आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी जब मेरा नॉर्मल प्रिपरेशन रहता था, एंड देन आई यूज टू स्टडी देयर फॉर द होल टाइम, और फिर वापस आके देन आई यूज टू जस्ट लाइक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, फिर घर पे थोड़ा बातचीत हो गया, एंड देन गो टू स्लीप. लाइक 8 hours का स्लीप, 8 hours की पढ़ाई, 8 hours का बाकी मिसलेनियस थिंग्स, गुड इनफ. बट मेन से पहले और प्रीलिम्स के जस्ट पहले थोड़ा सा 1-2 महीने पहले प्रीलिम्स के, और मेन्स में जो 3 महीने, दैट एक्चुअली रिक्वायर्स यू टू स्टडी अ लॉट, एंड तब आप थोड़ा बाकी चीज़ों को दूर रख के 8 से 10-12 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए. क्या स्टैंडर्ड बुक से नोट बनाना है, इसी पर लाइन करना है? डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की आदत है, यू कैन डू दैट. अदरवाइज मैं स्टैंडर्ड बुक से नोट्स नहीं बनाती थी, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स.
per se. So I just used to mark them. पहले पेंसिल से मार्क कर लो, पेन से मार्क कर लो, देन हाईलाइटर से मार्क कर लो. So you will get कि कौन सा सबसे आपका important है. How much emphasis should be given to NCERT, or we can move to standard books? I think if you have a background in particularly in humanities, you can start with standard books. अगर आपका background नहीं है humanities में, तो फिर आप 11th 12th की थोड़ी NCERTs try कर सकते हो, start कर सकते हो. But NCERT I feel कि geography के अलावा मुझे कोई NCERT direct मेरा source नहीं लगी. Geography की NCERT I used as my direct source for prelims and foundation. बाकी तो मुझे कोई एनसीईआरटी आज सच कुछ नहीं लगा कि दे जस्ट फॉर बिल्डिंग योर बेस. बट आजकल अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया ऑनलाइन या कुछ कर रहे हो, तो दे विल लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एनी वेज. सो यू कैन मूव टू द स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल. मैम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसए एंड जोग्राफी? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एसए का काफ़ी सारा. जोग्राफी आई वुड से कि वही जो प्रीलिम्स का है, जस्ट स्टडी दोज थिंग्स एंड ट्राई टू राइट प्रैक्टिस आंसर्स, क्योंकि जोग्राफी मोर और लेस आपका प्रीलिम्स का ही रहता है सारा. अभी 2026 के प्रीलिम्स के लिए कुछ बोले. आई थिंक वही अभी तो यही टाइम है दैट रिवाइज मोर, गिव मॉक टेस्ट, आइडेंटिफाई पर्टिकुलर थीम्स ऑफ यूपीएससी. क्या यूपीएससी के थीम्स रहते हैं? जैसे हिस्ट्री में भी देयर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो यूपीएससी को, जैसे विजयनगर एम्पायर है, बहुत पूछा जाता है. आपके पॉलिटी में भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है. हमारा पार्लियामेंट हमेशा ही पूछा जाएगा. अभी इलेक्शन कमीशन का बहुत चल रहा है, वो पूछ सकते हैं. गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड ऑल, मतलब ऐसे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जस्ट ट्राई टू स्टडी दोज. उन पे बहुत ज़्यादा, मतलब बाकी भी पढ़ना है बट उन पे ज़्यादा ध्यान दें तो इट्स बेटर. दिस एग्जाम इन जस्ट 1 ईयर, या आई थिंक इट इज़ मच पॉसिबल. अगर 1 साल का आपका पढ़ाई हो, पूरा 1 साल का, और 1 साल का आपका एग्जाम साइकिल हो जिसमें भी आप पढ़ें, तो अराउंड 2 years, जैसे मेरा रहा था मोस्टली, तो अराउंड 2 years हो जाते हैं. आई स्टार्टेड स्टडिंग इन माई इंटर्नशिप थोड़ा सा, बट आई कुड नॉट स्टडी मच बिकॉज दैट वॉज लाइक इट्स वेरी हेक्टिक एट आवर कॉलेज. बट थोड़ा सा मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था. देन मेनली आई स्टार्टेड इन जनवरी ऑफ 2024, और तब से मेरा 1 year ऑफ प्रिपरेशन रहा है एंड 1 year ऑफ द एग्जाम साइकिल. Yeah, so if your category age limit is 35 years, you can definitely try because you have some years. Try कर सकते हो. If you feel, I would always say to everyone that try for 2 to, I would say 2-3 attempt दे दो. If you're feeling कि मतलब अपना best attempt दे दो अच्छे से पढ़ के. Even if you don't crack, then you should at least try to find some other jobs. जब आपका एक, ताकि आपका कुछ बैकअप ऑप्शन हो, कुछ प्लान बी हो, एंड व्हेन यू हैव दैट देन यू कैन कंटिन्यू विद द यूपीएससी प्रेप. So that is the best thing to do. Don't dedicate years and years to only UPSC without having any backup option. That is very important. At least I think after 2 to 3 attempts, you should have some backup. NEET UG aspirant, then I would say please go and study. There's no option. Practice करो अच्छे से because NEET UG is also coming up. तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो ऑप्शन. जस्ट ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग जो भी पढ़ा है. ट्राई टू कंसोलिडेट योर थिंग्स. विच पेन इज यूज टू? आई थिंक V7. आई यूज V7 रोलर बॉल होता है, RT, V7 RT. दैट इज़ अ गुड इनफ पेन. बाकी कोई भी आप पेन, जेल पेन यूज़ कर सकते हो, वट एवर फील्स कंफर्टेबल. बाकी ज़्यादातर पायलट का V7 यूज़ करते हैं लोग. कॉपी पर शॉर्ट नोट बनाने हैं, दैट हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड. हाउ मच एम्फेसिस शुड बी गिवन टू NCERT? हैव एड्रेस्ड. Yeah, you're 33-year-old, then I don't know what, I think age limit आपके पास कितना है, then just see if you can give 1 to 2 years to UPSC. Yeah, I'm trying. My English is not good and also not Hindi, so how to deal with situation? Look, English is not very important in UPSC. You should be legible because जो मेंस में भी आंसर लिखते हैं, those do not have proper grammatical. They are not properly grammatical in that sense. You just write the keywords और आप बस ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख देते हो. Don't have proper grammar. तो learning keywords and everything, that is good enough. बाकी इंटरव्यू के लिए you can choose to give the interview in Hindi या फिर in any of your preferred language. So that is also in English only. ऐसा कुछ बहुत हिंदी proper नहीं बोलनी होती. Strategy for CSAT. Strategy I've already given for CSAT. I think you can just see that. I've already told regarding the practicing or paper attempt कैसे करना है and everything in the initial part of this video. क्वेश्चन की डिमांड, आंसर एंड केस स्टडी याद नहीं आता 7 मिनट में. हाँ, मतलब दैट इज ओनली विद प्रैक्टिस यू कैन डू. जब आपके पास सारा मटेरियल होगा, यू आर रिवाइजिंग इट अ लॉट, देन यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, कभी सब लर्न हो जाएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट इन 7 minutes. व्हेन द थिंग्स आर नॉट मेमोराइज्ड इन योर हेड, तब तक आप उसको नहीं लिख पाएंगे पेपर पे. पेन आई हैव ऑलरेडी. मैम डेली लगे रहते हैं आप उसमें. इमोशनल कैसे अपने हैंडल किया मैम, क्योंकि
बढ़ते जाते हैं। इमोशनल लुक, यू शुड हैव गुड मोटिवेशन फॉर योरसेल्फ, नॉट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब तक वो नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव इन आवर्स, बिकॉज यूपीएससी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. So internal motivation अपना रखे. There may be ups and downs, but you need to like get up and start anew. There's no option. Or if you think you are being emotionally exhausted बहुत ज़्यादा, then maybe you can think about some other things as well. हाँ, interview I think, एक मिनट, no problem maintaining consistency के लिए I would say ये सब चीज़ें देख लो. I would say first of all social media, please try to deactivate. A lot of people told me that I was very active on social media. I was active during my college days and between like after giving mains जब free time था या interview के बाद जब free time था, then I used to activate it. उसके बीच में I had totally deactivated my social media. तो just try to keep your social media aside, distractions कम करो. Try to have like अपने apps वगैरह जो फ़ोन में आपके रहते हैं, try to keep them, like delete them or maybe just lock them up and give the password to someone else ताकि आप वो खोल ना सको. Just use it only during your break times. जब आप finally break ले रहे हैं, पढ़ लिया आपने आज का, रात को थोड़ा break ले रहे हैं, just use those apps that time. और बाकी तो फ़ोन पे यू कैन हैव फॉरेस्ट ऐप होता है, YPT होता है. जस्ट यूज़ दोज एप्स टू ट्रैक योर टाइम प्रॉपरली. जब आप प्रॉपरली टाइम ट्रैक करके पढ़ोगे देन यू विल नो कि आपको कितना पढ़ रहे हो एग्जैक्टली, एंड देन यू विल गेट अ बूस्ट कि अब आज कम पढ़ा है, आई विल स्टडी मोर नेक्स्ट डे. तो उस हिसाब से आपका रहेगा, अच्छा मोटिवेशन रहेगा. यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू स्टडिंग, हाउ मच एग्जैक्टली आर यू स्टडिंग. हाँ, इंटरव्यू में इंग्लिश हो सकता है. आई थिंक जो हिंदी होता है वो थोड़ा सा आप इंग्लिश जो टर्म्स होती हैं यूज़ कर सकते हो. इकोनॉमी के लिए स्ट्रैटेजी आई ऑलरेडी टोल्ड कि थोड़ा इको सर्वे और बेसिक जो इकोनॉमी एंड जस्ट आइडेंटिफाइड द मेन सब्जेक्ट्स. इफ़ यू वांट फॉर प्रीलिम्स आई वुड से जो कंसेप्चुअल है, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया, GDP वाला हो गया, देन यू हैव बजट वाला रहता है, करेंसी का रहता है, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड ऑल. तो ऐसे जो कंसेप्चुअल वाले हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन दैट. वो आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, क्या बैंकिंग में रेपो रेट एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू. दैट विल हेल्प यू अलॉट. बाकी जो मेमोरी फैक्चुअल चीज़ें दैट यू कैन ऑलवेज लर्न. But I don't know in starting how we should analyze PIQ without. I think PIQs भी, हाँ, it's very difficult to actually analyze PIQs on our own. तो better I also did this because I had less time. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी PIQs analyze करूँ. तो कुछ कोचिंग जो है that actually helps, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो just to see the PIQ analysis या क्या रहता है. You can always do that. If you think you are not able to, YouTube पे भी there's lot of things PYQs के आपको PDF मिल जाते हैं टॉपिक वाइज, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए. just go through that. Newspaper strategy I've already told. YouTube channel for free guidance I do not have much idea. मैम में हिमांशु में 25 के UPSC में 67 मार्क्स बने थे और अब की बार भी मार्क्स 75 तक ही जा रहे हैं. इस किस तरह 100, आई थिंक अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस, यूज सम टेक्निक्स टू सी कि आप किस तरह के किन क्वेश्चंस में, एलिमिनेशन टेक्निक या आपकी जो थोड़ी हाफ नॉलेज है उससे भी आप किन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो. तो दैट इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट. बाकी तो देयर इज आई थिंक वही इशू है दैट विद आवर नॉलेज वी कैन ओनली सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस. मतलब आई वुड से 100 में से शायद 60 ही आपको बहुत अच्छे से आते होंगे या उससे भी कम आते होंगे अच्छे से. उसके अलावा आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड यूज़ करके कुछ एलिमिनेशन टेक्निक या UPSC के PYQs किस तरह से फ्रेम होते हैं इन जनरल, वो सब यूज़ करके यू नीड टू मार्क दोज आंसर्स. माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड, कैन आई क्लियर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड रिगार्डिंग दिस. बात करते हैं, वैसे बोल सकते हैं ना उर्दू? हाँ, वैसे बोल सकते हैं. आई थिंक अगर आप उर्दू मीडियम लिखोगे तो यू कैन डू दैट. तो स्टडी के बाद एंड ऑफ डे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ पढ़ाई ही नहीं है, आप ऐसे कैसे गाइड कर दो मुझे. नहीं, पढ़ाई तो आपको वही मैं बोल रही हूँ, टाइम ट्रैक करके पढ़ो. उसमें मिक्स लॉट्स कि आपने क्या चीज़ कितनी देर पढ़ी है, आपने न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ा, आपने GS1 कितना पढ़ा है, GS2 कितना पढ़ा है, ये पूरा. हाउ डिड यू यूज़ ChatGPT? एक्चुअली ChatGPT पहले तो बहुत नहीं था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, बट जैसे मैंने एग्जाम्पल्स बोले, डाटा बोला, उसमें भी आई वुड से दैट ChatGPT कभी कभी बहुत गलत चीज़ें भी दे देता है. तो जस्ट यूज़ इट वेरी कॉशियसली. अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो वो यूज़ कर सकते हो. मैंने मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे आई यूज़ ChatGPT अ लॉट टू फाइंड आउट थिंग्स लाइक फ्रॉम माई डैफ कीवर्ड्स कि उस पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो यू कैन यूज़ इट ड्यूरिंग दैट. बाकी अभी भी जो भी आपके जैसे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं या आपको कुछ पर्टिकुलर डाटा ढूंढना है तो यू कैन जस्ट
tell ChatGPT to give you certain examples or recent incidents related to that. जैसे अगर न्यूज़पेपर में आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करने की जगह ChatGPT पे लिख दो कि अच्छा रिसेंट सम सोशल मीडिया के रिलेटेड क्या न्यूज़ है या रिसेंट कोई जजमेंट्स क्या क्या है जो आर्टिकल 21 के अंडर आई हैं, तो आपको ऐसे सारा वो लिस्ट दे देता है. तो दैट इज़ अ गुड वे. Average student can I be? Yeah, average as an average student also you can, but then you will need to have like give more hours. ज़्यादा आपको hard work, ज़्यादा revisions करना पड़ेगा, so that you also are comparable to students who may be above average or their learning capacity is more. They can learn things very easily. So उनके लिए आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. लिख के एंड पेपर कंप्लीट हो जाए. कैन वी एक्सपेक्ट टू बी कॉल हैविंग कैटेगरी 2? थोड़ा सा आई थिंक एवरेज आंसर सब में तो नहीं. जैसे अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं, आई वुड से अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें से आपके 5 कम से कम 7 से 8 बहुत अच्छे होने चाहिए. देन बाकी थोड़े एवरेज हो सकते हैं और 1-2 हो सकते हैं जिनमें शायद आपको नहीं आता हो. सो दैट्स हाउ इट गोज अबाउट. सबके साथ ऑलमोस्ट यही होता है बिकॉज एवरीबडी डज नॉट नो कि क्या है, कितने क्वेश्चंस आप सारे क्वेश्चंस नहीं उतने अच्छे से लिख सकते. Any other points which we don't know right about preparation? I think वही preparation से related I यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा भी coachings पर rely मत करो. Just take coaching once and then study it from your end only. Revise everything and have limited notes, limited books. उन्हीं को बार बार revise कीजिए. That is the main thing to go. मैम प्लीज़ बताओ कि MBBS अभी ख़त्म हुई है मेरी. हाँ, तो अगर आपकी MBBS खत्म हो गई तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. दैट दिस इज गुड इनफ टाइम. अभी आप 1 साल या जितना भी आपको लगता है, अगर इस बार अभी प्रिपेयर करने लगोगे अगले प्रीलिम्स तक, यू कैन डू नो नॉलेज अबाउट UPSC एग्जाम. देन यू कैन गो थ्रू द सिलेबस. अच्छे से आप सिलेबस देख सकते हो, उसके आप पॉइंट्स देखोगे क्या UPSC डिमांड करते हैं. लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल, क्या बुक्स है एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. सो यू कैन डू दैट. कौन सी कोचिंग लो दैट डिपेंड्स ऑन यू. आपको फाउंडेशन लेना है या आपको कुछ नॉलेज नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. आई कांट रिकमेंड एनी कोचिंग, बट देयर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल. सो यू कैन सी बेस्ड ऑन योर आपका जो भी आपको अफोर्डेबल लग रहे हैं एंड वट एवर दैट इज. सो दैट इज गुड इनफ. UPSC, so how they check testing? No, UPSC, everything is very subjective, I would say. In UPSC, you don't know how much marks you get, but at least you can get above 100 marks in GS 1, 2, and 4 and essay if you write good enough. GS 3 में it's very hard to score marks. मतलब उसमें 80 तक ही ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं लोग. तो 70-80 is like average thing there. आपके कौन सी कोचिंग से प्रिपरेशन की थी मैम? या आई हैड ऑलरेडी टोल्ड आई डिड माई फाउंडेशन फ्रॉम अनअकैडमी एंड देन आई वाज एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंड UPSC फॉर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, सब वहीं से किया था. मैम इफ यू गोइंग टू prepare once again, what will be your short main strategy and source selection? What mistakes you're not going to repeat? So mistakes that if for example I appear again, mistakes would be that I would have very good optional notes prepared. That was not there when I handwritten optional notes that I when I did last year. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रिवाइज द ऑप्शनल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. बाकी भी मुझे लगता है अगर मैं नोट्स पे ना पाऊँ बाकी चीज़ों के भी, तो दैट विल बी गुड इनफ बिकॉज मटीरियल बहुत ज़्यादा है, बट इट आई वॉज नॉट एबल टू कंसोलिडेट द मटीरियल एंड रिविजन्स जितना हो सके ज़्यादा, दैट वुड बी बेटर. To this, I think I shouldn't go with coaching. Yeah, that depends on you. अगर आपका background है humanities में and you think you have some preparation, I'm not recommending coaching. I'm not saying no to coaching. It totally depends on your person to person कि उनको क्या पसंद है. अगर बिल्कुल भी आप start करना चाहते हैं बिना coaching के, then you can always start with NCERTs. उनको आप पढ़ो and then go on to the standard books, but it will just take some time. आंसर राइटिंग में कुछ सजेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड रिगार्डिंग आंसर राइटिंग कि जितना हो सके पॉइंट्स में लिखो, गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एवरीथिंग में कुछ कुछ ऐड करो, यूनिक स्टफ, ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ करंट अफेयर लिंकेज, सो दैट विल श्योरली हेल्प. या सो आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट एड्रेस्ड एवरीथिंग. अब किसी को कुछ और डाउट्स, बेसिक बुक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. सो आई थिंक रिविजन, टेल समथिंग अबाउट रिविजन स्ट्रैटेजी. रिविजन के लिए आई वुड से
पहले आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, देन जस्ट गो ऑन। जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया, पहले मैं सब चीज़ें कंप्लीट करती थी, देन स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ द फर्स्ट वन अगेन। डिपेंड्स कि आपको कितनी देर बाद, जितना हो सके उसको आप बार बार पढ़ोगे। अगर रिविजन जैसे प्रीलिम्स के लिए आई यूज टू रिवाइज हिस्ट्री एंड ऑल, तो डू सम एक्टिव रिकॉलिंग। अगर बिल्कुल रिवाइज नहीं हो रहा है उसको बंद करो एंड देन जस्ट राइट ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर जो जो आपको याद है उस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो ऐसे ही आप सब पढ़ सकते हो। रिविजन इज थ्रू दैट, मल्टीपल रिविजन वही होगा कि बार बार जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको वो चीज़ें ज़्यादा माइंड में जाएंगी। बाकी एक्टिव रिकॉल इज़ अ गुड ऑप्शन। मैम मेरी प्राइवेट कॉलेज से MBBS हुई है, UPSC। हाँ, दिस इज नो नथिंग लाइक दैट, यू कैन ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डू एनीथिंग। लक्ष्मीकांत सफिशिएंट फॉर मेंस, आई वुड से लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट। लक्ष्मीकांत एक बार प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो। लक्ष्मीकांत का जो नॉलेज है मेंस के लिए, यू नीड सम वैल्यू एडिशन जो आपको कुछ कोचिंग वगैरह के मटेरियल से मिल सकता है, तो दैट इज गुड। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल आंसर से मिल सकता है। किसी के शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स फॉर मेन सफिशिएंट है? हाँ, आई थिंक सफिशिएंट है, मैंने तो उन्हीं से किया था। टेस्ट सीरीज आई जॉइन अंडरस्टैंड UPSC टेस्ट सीरीज ओनली के बारे में प्लीज बताएं उनको कैसे पढ़े। स्टैंडर्ड बुक्स आई टोल्ड यू, जैसे लक्ष्मीकांत है स्टैंडर्ड बुक है, सो यू नॉट डोंट हैव टू रीड इट वर्ड टू वर्ड पूरा एंड तक। जो आपको टॉपिक फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो। देन जैसे प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, प्रेसिडेंट के साथ आप गवर्नर पढ़ो, पार्लियामेंट के साथ आप स्टेट, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पढ़ो। तो जस्ट रीड अकॉर्डिंग टू दैट, जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उनको साथ में। एंड जैसे गवर्नर है तो उसमें आप मार्क कर लीजिए कि कौन सी चीज़ें न्यू हैं गवर्नर में जो प्रेसिडेंट में नहीं थी, क्या डिफरेंसेस है। तो उनको थोड़ा सा कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे ना, तो इट विल बी वेरी गुड। बाकी हिस्ट्री में तो आपको सब कुछ पढ़ना है, बाकी आप मार्क वगैरह कर लो, तो दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। हिस्ट्री एंशियंट मिडीवल मटेरियल्स, पर देयर इज नो स्टैंडर्ड बुक। या हिस्ट्री आई थिंक एंशियंट मिडीवल का मुझे भी बहुत मुश्किल आई थी टू फाइंड सम गुड मटेरियल जिसमें हो। तो व्हाट आई फाउंड कि मैंने पहले जैसे कोचिंग से कर लिया था, आई सॉ देयर नोट्स एंड ऑल। तो एक बार अगर समझ आ रही है, पूरे टाइमलाइन समझ आ गए हो, यू कैन गो थ्रू द न्यू NCERT। एक बार उससे टाइमलाइन या ओल्ड NCERT जो भी आपको, या जैसे ये जो PW एंड ऑल की उड़ान रहती है जिसमें वो फ्री में फ्री नोट्स होते हैं उनके ऑनलाइन, यू कैन गो थ्रू दैट थोड़ा सा अपना टाइमलाइन एंड एवरीथिंग उसको बनाने के लिए। बाद में रिविजन के लिए आई फेल्ट ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज जो बुक रहता है ल्यूसेंट का, दैट इज़ वेरी गुड फॉर एंशियंट मटीरियल। उसमें आपका मोर और लेस सब चीज़ें कवर्ड है फॉर प्रीलिम्स पर से। ऑप्शनल वॉज मेडिकल साइंस, माई ऑप्शनल वॉज मेडिकल साइंस। More में how did you manage giving online mains test series? I used to print the test series का PDF, then I used to write answers, और फिर उनका पोर्टल होता था उस पर अपलोड हो जाता था, and then they used to check that PDF and get back at me. तो पूरा हो जाता था online also. Mains test series is doable. Background humanities I've already told regarding CSAT. Without coaching, how to manage that? I told you, start with the NCERTs, then go on with the standard books. Giving mains test online, I have already told regarding this. करंट अफेयर्स के बारे में आई टोल्ड कि भाई पहले न्यूज़पेपर एक रखो, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो गुड, द हिंदू इज ऑल्सो गुड, एनीथिंग। इंडियन एक्सप्रेस मुझे लगता है आप थोड़ा बेटर रहता है। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे तो यू शुड डू बोथ। और फिर आप लास्ट में अपना जब न्यूज़पेपर आप रोज़ का पढ़ते जाओ, आई डोंट रिकमेंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर बिकॉज इट्स वेरी टीडियस। बाकी कोई अच्छा आपको बहुत अच्छा एडिटोरियल मिल जाए, जैसे आपके ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ ऐसा एडिटोरियल मिल जाए, तो यू कैन ऑलवेज स्क्रीनशॉट दैट, मतलब कीप अ टैग ऑफ दैट। अदरवाइज देन ईयरली मैगजीन जस्ट बिफोर प्रीलिम्स। MBBS कॉलेज, आई हैव डन MBBS फ्रॉम एम्स भोपाल। या दैट इज इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा फाउंडेशन जब आप करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज द PYQs। पहले आप थोड़ा फाउंडेशन अपना पढ़ो, प्रीलिम्स के हिसाब से क्या पूछा जाता है, पहले आप फाउंडेशन पढ़ो जो भी NCERTs है, दैट विल गिव यू सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ओनली यू कैन स्टार्ट न्यूज़पेपर, उसके बाद ओनली यू कैन एनालाइज PYQs। या आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, ऑफलाइन नहीं लिया था। Yeah, I think उड़ान ऑफ मॉडर्न PW मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ थोड़ा लास्ट में पढ़ने के लिए। आफ्टर यू रेड स्पेक्ट्रम तो लास्ट में वो पढ़ सकते हो। MP भोपाल तरफ से ही है ना आपको? देख, नो आई एम नॉट फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम जम्मू, बट आई हैव डन MBBS फ्रॉम भोपाल, एम्स भोपाल। तो मैं 5.5 years वहीं पे थी।
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो इजी हों, तो जो कॉमन ऑप्शनल्स नाउअडेज आर एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, PSIR है, देन यू हैव ये सबसे कॉमन चल रहे हैं. देन अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से, यू कैन ऑल्सो चूज दैट, या फिर लिटरेचर. MBBS आई वॉज 18 बैच MBBS. हाउ टू ओवरकम फोमो, देखो फोमो तो होगा बट यू कैन नॉट डू दैट लाइक फोमो में रहकर, बिकॉज मुझे भी फोमो हो रहा था, मे बी दिल्ली में लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो या फिर मैंने कम पढ़ा है, बट UPSC इज़ वेरी, इट्स एंडलेस, इट्स वेरी वास्ट. सो यू शुड लाइक जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ो, जो आपके पास सोर्सेज हैं. इवन इफ कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके सोर्स में नहीं है, तो जस्ट डोंट लाइक रन आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज. जो है वो सबके लिए न्यू है, जो कॉमन सोर्सेज, स्टैंडर्ड सोर्सेज में जो चीज़ें नहीं लिखी सबके लिए न्यू है, तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट मच. जितना है अपने पास जो स्टैंडर्ड बुक्स अगर उसको फॉलो कर रहे हो, दैट्स गुड इनफ. हार्ड टू गेट टाइम फॉर स्टडीज, इन्हें बहुत बैकलॉग रहा. इवन आई डेंट गेट मच टाइम, क्योंकि मेरा भी MBBS बहुत मतलब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था ड्यूरिंग एग्जाम्स. बट ये है कि जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़ लो, जस्ट सी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. अगर लगा दैट यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, देन यू कैन मे बी टेक अनदर ईयर एंड प्रिपेयर अच्छे से. आई हैव ऑलरेडी शेयर सम नोट्स दैट आई प्रिपेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल. स्टार्ट कर देना चाहिए बिफोर कंप्लीटिंग द सेक्शनल टेस्ट. आई थिंक एक बार आप सेक्शनल टेस्ट दे दो, और मे बी जस्ट स्किप द सेक्शनल टेस्ट. FLTs भी दे सकते हो अगर 2 महीने भी वजह से बच रहे हैं ऑलमोस्ट. यू कैन स्टार्ट विद FLTs आई थिंक नाउ. Do you online was you receive? Yeah. I was mentorship. I took understand UPSC course only, so they provided mentorship and everything. और जितने भी टेस्ट सीरीज भी जो मैंने उनकी ली थी, तो they checked the papers, sent it to me, and then we used to have a live discussion with the person who checked our papers. वो बताते थे कि आपके क्या क्या issues हैं live. तो it has like it was a good experience. हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स. लॉन्ग आवर्स में वही है दैट ट्राई द पोमोडोरो टेक्निक. 50 मिनट पढ़ा, देन 10 मिनट का ब्रेक ले लिया बीच में, और जैसे 3 घंटे बाद एक बड़ा ब्रेक ले लिया. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. और अपना टाइम ट्रैक करो पढ़ाई का रोज़ का. उसमें आपका फिर पूरा वीकली टाइम ट्रैक होगा, मंथली टाइम ट्रैक होगा. दैट विल हैव गिव यू सम गुड इंसाइट्स कि आप कितना पढ़ रहे हो एक्चुअली में. बुक्स आई हैव ऑलरेडी, कोई बिपिन चंद्र, आई थिंक स्पेक्ट्रम इज़ गुड इनफ. स्पेक्ट्रम हो गया, और उसके लिए मैंने बोला ना, या तो NCERT स्टार्ट कर लो थोड़ा सा, बट मैंने तो वो पढ़ा था ल्यूसेंट की एंशिएंट मटेरियल. या स्लो स्टडी इज गुड, स्लो एंड ग्रेजुअली. साथिया इसके जीएस फाउंडेशन कोर्स नहीं बना, नहीं का नोट्स नहीं बनाया, मेरा इंटर्नशिप थे. अब मैं क्या करूँ, ऑनलाइन साथिया इसका नोट्स है बट वैल्यू एडिशन नहीं किया क्लास में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हाईलाइट नहीं. आई थिंक जस्ट गो थ्रू देम, ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, और ट्राई टू जस्ट हाईलाइट देम. दैट इज गुड इनफ. बाकी प्रीलिम्स के लिए आई से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स देख सकते हो आप. मेन्स के लिए तो अच्छा है. Reading of a book in starting, or should we make notes out of book NCERT standard? I didn't make notes out of books. I only made notes for mains. ऑनलाइन कोचिंग में ऑलरेडी रिवाइज वही है. अगर आप इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल देन यू हैव लेस टाइम, तो जस्ट ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम. और जितना रिवाइज ओके, मे बी यू टेक मोर टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग, बट देन दैट इज व्हाट इट इज. ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोचिंग, अनअकैडमी एंड अंडरस्टैंड UPSC, आंसरिंग फॉर द लास्ट टाइम. Thank you so much. I'll be maybe in a month or two we'll start our training. So that's it. I think it's been more than an hour. So I'll just stop this meet now. Thank you so much. Thank you everyone for joining. It was a good experience. Bye bye. And all the best everyone.